This is the second part of French Revolution, Class 9's Part 2, Outbreak of Revolution. Louis XVI had to increase the tax, the reason about which we have learned already or discussed in the previous video. During the old regime, if the monarch wanted to increase tax, he should discuss it with the Estates General. Then they would adopt it. But what is this Estates General? Estates General was a political body consisting of representatives of all the three estates. But meeting could only be decided by the monarch, and it was last time it was done was in 1614. Okay, so लुई 16 को टैक्स इंक्रीज करना पड़ा, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। और इसके लिए ये राजा को क्या होता है, खुद की मर्जी से टैक्स बढ़ाने के अधिकार नहीं था। सो उधर एक एस्टेट जनरल होते थे। एस्टेट जनरल में तीनों एस्टेट से मेंबर्स आते थे, ठीक है। तो ये एस्टेट जनरल बुलाने का लेकिन का अधिकार सिर्फ राजा को होते थे। इसको आखिरी बार जो इसको बुलाए थे 1614 को। On 5th May 1789, Louis XVI called the Estates General. तो लुई 16 इसका मीटिंग बुलाता है 1614 के बाद पहली बार 5th May 1789 को बुलाते थे। अभी अपन देखते हैं एस्टेट जनरल का मेंबर्स कैसे थे। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से 300 चुने हुए मेंबर्स आते थे और थर्ड एस्टेट से 600 मेंबर्स आते थे। और ये 600 मेंबर थर्ड एस्टेट से आते थे, इसमें आम लोग नहीं आते थे। थर्ड एस्टेट की वेल्दी मेंबर्स ही आ सकते थे। सो पेजेंट्स, आर्टिजन्स, वुमेन्स, इनको एस्टेट जनरल में जाने का अधिकार नहीं होते थे। लेकिन एस्टेट थर्ड एस्टेट का मेंबर्स ने इनकी जो मांगों को लेते हुए उसका करीब 40,000 लेटर्स भी लेके आके शामिल होते थे। पहले ज़माने में वोटिंग ऐसे होते थे। फर्स्ट एस्टेट का 300 मेंबर्स है, इनको वो एक वोट इन 300 लोगों को मिला के एक वोट मानते थे। इसी तरह सेकंड एस्टेट का 300 मेंबर्स को मिला के एक वोट मानते थे और थर्ड एस्टेट का 600 जनों को मिला के एक वोट मानते थे। अभी थर्ड एस्टेट के लोगों ने कहा तो ये सिस्टम हो तो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट की बात ही मानेगा, क्योंकि उनका 2 वोट है, उनको टैक्स पे करना नहीं है, इसलिए वो लोग इसके पक्ष में वोट करेगा। थर्ड एस्टेट के एक वोट होने की वजह से उसकी मांग को पूरी नहीं हो सके, तो इसलिए थर्ड एस्टेट के लोगों ने कहा हमको ये व्यवस्था चेंज करना है और हर एक व्यक्ति को एक वोट, दैट मीन्स 600 वोट थर्ड एस्टेट को मिल जाएगा, 300 वोट फर्स्ट और सेकंड एस्टेट का। लेकिन द किंग रिजेक्टेड दिस, राजा ने इसको रिजेक्ट करता है। तो इससे नाराज होकर थर्ड एस्टेट पीपल उधर से वॉकआउट करता है। तो एस्टेट जनरल से दे वॉकड आउट और ये लोग जाके वास्ले में एक टेनिस कोर्ट था, उधर जमा होता है और उन्होंने ये शपथ लेते हैं हम एक नेशनल असेंबली है, दैट मीन्स नेशनल असेंबली का मतलब पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाला पार्लियामेंट है। हम इधर से जब तक अलग नहीं होंगे, जब तक हम पूरे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते। और इसका ये हुआ था 20 जून को। इसका नेतृत्व किए थे मिराबियो, ये खुद एक नोबल था, एबिसेइस ये खुद एक प्रीस्ट था। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को बिलोंग करते थे। इसके बावजूद ये थर्ड एस्टेट के लोगों को माना था। जब ये लोग उधर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, बाकी फ्रांस की इलाके में एक टर्मोइल था, प्राइस राइज था, मर्चेंट्स गुड्स होर्ड कर रहे थे, पीपल बहुत गुस्से में था, ये सबसे परेशान हो गए थे। इस समय था किंग
ट्रूप को पेरिस में बुला लेते। तो इसके बाद की बातों को अपने शुरुआत की पैराग्राफ में देखा था। 14 जुलाई को लोगों ने बस्टियर को अटैक करता है। तो इस समय पे विलेज में एक अफवाह फैले थे, दैट मीन्स एक रूमर स्प्रेड किया, जैसे लैंडलॉर्ड्स वगैरह कुछ आम लोगों को बुला के इन किसानों की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है। इससे नाराज होके विलेजेस जितने भी लैंडलॉर्ड्स की बिल्डिंग्स है उसको अटैक किया, उसको लूट लिया। उधर जितने भी लैंडलॉर्ड्स जो होर्ड करके रखे थे उन सारे सामान को उठा लिया गया और इससे घबरा के लैंडलॉर्ड्स उधर से भाग गया और कोई पड़ोसी गांव में चला गया। तो ये हालात को देखते हुए राजा ने देखा सिचुएशन बहुत ग्रिम है, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम नेशनल असेंबली को स्वीकार करेंगे। सो 4 अगस्त 1789 नेशनल असेंबली एक ऑर्डर पास करता है, उससे फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया जाता है और फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेट के लोगों को जितने भी प्रिविलेजेस मिलते थे, दैट मीन्स उसको जो अधिकार मिलते थे, उन सबको हटा दिए जाते हैं। और इससे क्या होता है, उनकी ज़मीन वगैरह सरकार के हाथ में आता है। इससे सरकार की ट्रेजरी में करीब 2 बिलियन लेवियर के मनी आ जाता है। आपको पता है सरकार की कर्जा था 3 बिलियन, उसमें से 2 बिलियन इस तरीके से आ जाता है। इस तरीके से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, दैट मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इज द किंग। तो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करता है 1791 में। और इसमें 3 प्रकार का सिस्टम था, एक लेजिस्लेचर होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड एक जुडिशियरी। तो 1791 का जो नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए पॉलिटिकल सिस्टम में राजा हेड होता है और पैसिव सिटीजन्स होता है उधर का ज़्यादातर लोग, और कुछ एक्टिव सिटीजन्स होता है। एक्टिव सिटीजन्स होता है जो लोग ये एक मजदूर की 3 दिन की जो कमाई है, वेजेस है, उसकी बराबर का टैक्स सरकार में देने वालों को एक्टिव सिटीजन्स मानते थे। उसके बाद ये एक एक्टिव सिटीजन्स मिलके करीब 50,000 इलेक्टर्स को चुनता है। इलेक्टर्स क्या होता है, इससे भी ज़्यादा टैक्स पे करने वाला होना चाहिए। और ये इलेक्टर्स मिलके नेशनल असेंबली के लिए करीब 745 मेंबर्स को चुनता है। ये 745 मेंबर्स सबसे हाईएस्ट टैक्स पेइंग पीपल होना चाहिए। तो नेशनल असेंबली को राजा के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स को चुन सकता है और इसके अलावा ये इलेक्टर्स खुद भी जजेस को भी चुनते थे। लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, राजा को इनकी नेशनल असेंबली का जो भी फैसला है उसको वीटो कर सकता है। वीटो का मतलब है उसको खारिज कर सकता है, वो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो एक्टिव सिटीजन जो लोग होता है, आपको उसका 25 साल का उम्र होना चाहिए, दे शुड बी अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, और दे शुड पे एटलीस्ट 3 days वेज ऑफ ए लेबरर। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन से। ये भारत की जो प्रियम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी जैसे एक डिक्लेरेशन है। और ऐसे हालात चला था। उसके बाद में फ्रांस 3rd पार्ट में अपन आते हैं। फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। अबोलिशन ऑफ मोनार्की देखते हैं। ये मोनार्की को अबॉलिश कैसे किया गया, दैट मीन मोनार्की को खत्म कैसे करते। उसके ये नेशनल असेंबली बनने के बाद भी कंडीशंस बहुत बुरे थे। उसके आने वाला सालों में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने के बाद लुई 16 ने क्या करता है, वो अपने पड़ोसी देशों के राजाओं के साथ, जैसे पर्शिया है, ऑस्ट्रिया है, उनके साथ एक समझौते पे आ जाता है। क्योंकि उधर के राजा को भी डर लग रहे थे फ्रांस में जो होता है वो हमारे इधर भी हो जाएगा, इसलिए फ्रांस के राजा को मदद करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये नेशनल असेंबली वालों को ये पता पड़ गया, तो उन्होंने क्या करता है,
वो पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध घोषित करता है 1792 अप्रैल में। तो इस युद्ध में शामिल होने के लिए गांव में जितने भी ताकतवर लोग हैं, जो एबल बॉडीड लोग हैं, नौजवान लोग हैं, हजारों की संख्या में वो लोग पेरिस की तरफ आ जाता है। और उन्होंने सोचा ये एक जिम्मेदारी है उसको, ये राजशाही एरिस्टोक्रेसी वगैरह को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला एक मौका मिला है। तो इस तरीके से वो लोग शहर की तरफ आते वक्त वो ये गाना गाए थे। रॉजर डी लिस्ले द्वारा लिखे हुए एक गाना था वो, और ये पहली बार ये गाना गाए थे मार्सेलेज से आने वाले लोग। मार्सेलेज इज ए प्लेस इन फ्रांस, उधर से आने वाले लोगों ने इसको गाए थे, इसलिए इसको मार्सेलेज कहता है इस गाने को। और आज ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। मार्सेलेज इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो युद्ध बहुत डिफिकल्टी लेके आया। युद्ध हमेशा डिफिकल्टी लेके आता है लोगों के लिए। जब आदमी लोग फाइट करने के लिए गए थे, वुमेन्स का जिम्मेदारी बन गया घर को संभालना है, घर पे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उसको देखभाल करना है, बच्चों को देखभाल करना है। इसके अलावा कमाने की जिम्मेदारी भी उनके हाथ में आ गया। सो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका अधिकार सिर्फ रिचर सेक्शन को ही मिलते थे। इसलिए पीपल ने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे, अपने अपने मांग रखने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे। पॉलिटिकल क्लब्स बना के, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे फेमस क्लब था जैकोबियन क्लब। ये जैकोबियन क्लब बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसका नेता था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरी। तो ये जैकोबियन लोग क्या होते हैं, थोड़ा अलग टाइप के लोग थे। ये वर्किंग क्लास के टाइप के लोग थे, या नीचे स्तर का जो नीचे क्लास की लोग थे। और इन्होंने एक यूनिफॉर्म वगैरह अपने आप को पहना, वो एक डॉक वर्कर्स पहनता है उस तरीके का। डॉक वर्कर्स आर जो पोर्ट्स होता है ना, शिपयार्ड्स वगैरह, शिपयार्ड में काम करने वाले लोगों को हम डॉक वर्कर्स कहते हैं। वो लोग जो एक यूनिफॉर्म पहनते थे उस तरीके का एक यूनिफॉर्म वगैरह ये जैकोबियंस पहनते थे। और एक जैकोबियन लोगों को सैंट क्लूटोस नाम से जाना जाता था। ये सैंट क्लूटोस इसलिए कहते थे, ये इसका मतलब होता है विदाउट नी ब्रीचेस। उस जमाने में जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, फर्स्ट स्टेट वगैरह के लोग हैं, सेकंड स्टेट वगैरह के लोग हैं, वो लोग एक नी ब्रीचेस पहनते थे। नी ब्रीचेस होता है एक तरीके का ट्राउजर जो नी तक ही आते थे, घुटनों तक आने वाला एक ट्राउजर पहनते थे, और वो एरिस्टोक्रेसी का सिंबल था। तो ये लोग क्या हुआ, सैंट क्लूटोस, इन्होंने लंबे ट्राउजर्स पहने थे, नीचे तक आने वाला ट्राउजर्स पहने थे। दैट मीन्स उनको ये दिखाने के लिए वी आर डिफरेंट फ्रॉम द एरिस्टोक्रेसी। सो 1792 में कॉमन पीपल की मदद से आम लोगों ने मिलकर पेरिस की पैलेस को अटैक करता है, और किंग की गार्ड को मार दिया जाता है, और राजा को करीब 7 घंटे तक बंदी बना के रखता है। और बाद में इस असेंबली ने वोट करके ये राजा को और राज परिवारों को पूरी तरह जेल में डाल देते। अभी से सारे आदमी जो 21 साल से बड़ा है उन सबको वोट देने का अधिकार दिया जाता है, और नए असेंबली का नाम कन्वेंशन करता है। दैट मीन्स उसका नाम नेशनल असेंबली की जगह कन्वेंशन रखता है। सो ऑन 21 सितंबर 1792 को फ्रांस मोनार्की को अबॉलिश करता है, और वो एक रिपब्लिक बन जाता है। व्हाट इज रिपब्लिक? रिपब्लिक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इवन द हेड ऑफ द स्टेट। दैट मीन्स रिपब्लिक लोग द्वारा चुनने वाला एक सरकार, और उसका हेड ऑफ द स्टेट को भी, दैट मीन्स प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, जो भी whoever be the head, he will be directly elected by the people. On 21 जनवरी 1793 लुई 16 को पब्लिकली लोगों के सामने उसका हत्या किया जाता है। कुछ ही दिन बाद में उसकी वाइफ को भी यही सजा दिया जाता है। उसका जुर्म ये था, उसको देशद्रोह के जुर्म में उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। नाउ टाइम आता है द
रेन ऑफ टेरर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। रेन ऑफ टेरर फ्रांस की दैट मीन्स हिस्ट्री में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हर साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। 1793 से 1794 के समय को रेन ऑफ टेरर कहता है। उस पीरियड, उस समय पे मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरी वाज द रूलर ऑफ फ्रांस। इन्हें क्या होता है, ये बहुत स्ट्रिक्ट था। रॉब्सपेरी एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट पॉलिसी, सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट का एक पॉलिसी अपनाए थे। तो जिसको भी उनको लगा देश का एनिमी है, उसको इन्होंने ट्रायल करा, दैट मीन्स उसके ऊपर केस चलाए और उसके बाद उसको गुलेटिन किया गया। गुलेटिन क्या होता है? गुलेटिन एक डिवाइस है, उसमें दो साइड में दो पोल होता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेड होता है और उसके नीचे जो भी जिसको भी सजा देना है उसको लेटा लेता है और ऊपर से ब्लेड को छोड़ दिया जाता है। उस आदमी का सिर काट के अलग हो जाता है और उस आदमी घर जाते वक्त बिना सिर घर जाना पड़ते थे, तो नहीं है, वो मर जाते थे। ओके, सो इट इज़ ए डिवाइस इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गुलेटिन। गुलेटिन नाम की एक डॉक्टर ने इसको इन्वेंट किया, इसीलिए इसका नाम गुलेटिन रखा गया। ये रॉब्सपियरी बहुत ही बड़ा मेजर्स अपनाए थे, जैसे लोगों का वेजेस वगैरह को सील किया। दैट मीन्स एक निश्चित वेज से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा और सामान की रेट को भी उन्होंने फिक्स किया, इससे ज़्यादा रेट किसी भी सामान को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा पेजेंट्स को कहा जो भी अपन प्रोड्यूस करेगा उसको सिटी में आके सरकार जिस दुकान कह रखा है उस दुकान में, जिस दुकान सरकार फिक्स किए हुए रेट है उस रेट में बेचना पड़ते थे। तो और इसके अलावा पूरे देश के लोगों को समान रूप का खाना खाना है। दैट मीन्स महंगे आटा वगैरह इस्तेमाल करना गुना था और लोगों का जो रेस्पेक्टफुली सर मैडम वगैरह कहते थे, इस सब को हटा दिए गए। सब लोगों को, आदमियों को सिचियोन कहते थे और औरतों को सिचियोन, ये था सब। जितने भी चर्चेस था फ्रांस में उन सब को बंद किया गया और उसको आर्मी कैंप या ऑफिसेस में कन्वर्ट किया। रॉब्सपियर इस पॉलिसी को इतना सख्ती से लागू करते थे, उसकी इवन हिज फॉलोअर्स, उसके फॉलोअर्स भी कहा इसमें थोड़ा तो डाइल्यूट करो इसको, लेकिन ये नहीं माना। आखिर में इनकी लोगों ने सब मिलके इसको हटा देता है और इसको कन्विक्ट करता है और इसका भी गुलेटिन किया जाता है। इसके बाद आता है एक डायरेक्टरी का रूल फ्रांस में। जैकोबिन गवर्नमेंट जब जाता है तब मिडिल क्लास की जो वेल्थियर लोगों को अधिकार हाथ में लेने का मौका मिलता है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं है उसका वोटिंग राइट्स वगैरह हटा दिया गया था। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाता है, जैसे हमारे देश में लोकसभा राज्यसभा आता है, उस तरीके का 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाता है और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलके एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करता है 5 मेंबर का, एक एग्जीक्यूटिव। 5 मेंबर मिलके फैसला लेता है और ये इसलिए था कोई एक व्यक्ति का हाथ में सारे अधिकार आ गया तो रॉब्सपियर के समय पे जो हालत हुआ उस तरीके का हालत ना हो, इसके लिए ये करता है। सो ये डायरेक्टरी का भी प्रॉब्लम ये हुआ, ये लोग 5 जने लोग जो डिसीजन लेते हैं उसको एग्जीक्यूटिव का जो डिसीजन होता है वो लेजिस्लेचर नहीं मानते थे और लेजिस्लेचर का डिसीजन को डायरेक्टरी नहीं मानते थे, इसलिए इनके बीच में हमेशा लड़ाई होती थी। इस सारे पॉलिटिकल क्राइसिस का फ़ायदा उठाते हुए उधर एक नया व्यक्ति फ्रांस में अधिकार में आता है, वो है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये अधिकार में आता है। तो चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट, The France ideals of equality, freedom, fraternity inspired the whole world. तो ये सारे चेंजेस, गवर्नमेंट में जितने भी चेंजेस लाए थे वो फ्रांस दुनिया को दिए हुए सबसे बड़ा आइडियल से इक्वालिटी, समानता का, आज़ादी का, फैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ये पूरे दुनिया के लोगों को इंस्पायर किए थे। पूरे दुनिया के लोगों को इसका बहुत ही इंस्पायर्ड है। ये दुनिया को फ्रांस दिया हुआ जो आइडियल से, ये बात आपको याद रखना है, इसके बारे में भी पूछा जाएगा।
तो वुमेन्स का पोजीशन कैसे थे, क्या भी वो भी रिवॉल्यूशन में शामिल हुए थे? तो हमने देखा वुमेन्स जो रेवोल्यूशन में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट था, उनका सोच ये था ये रेवोल्यूशन वगैरह में गया तो हमारा भी हालात चेंज होगा, हमें जो सिचुएशंस जो है उसमें परिवर्तन आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उधर पढ़ने लिखने का जिम्मे अधिकार सिर्फ जो वेल्थियर औरतों को होते थे, वेल्थियर फैमिली का वुमेन्स पढ़ाई लिखाई होने के बाद उसकी शादी करा के पैसे थे। तो इसलिए इन लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे, खुद का न्यूज़पेपर भी बनाए थे। तो इनका सबसे फेमस जो पॉलिटिकल क्लब था वुमेन का, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन्स, ये दोनों फेमस था। इनका डिमांड था आदमी लोगों को जो भी पॉलिटिकल अधिकार मिल रहे वही अधिकार हमें भी मिले। शुरुआत की रेवोल्यूशनरी सरकार की शुरुआती समय पे कुछ स्टेप्स लिए थे इनकी हालात सुधारने के लिए, जैसे कंपलसरी एजुकेशन देना है। तो जो लड़कियों के माता या पिताजी को उनको उनकी मर्जी के बिना किसी से शादी नहीं करा सकते थे, और मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया गया, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया, और डाइवोर्स को लीगल बना लिया गया। पहले वैसे नहीं था, लीगल नहीं था, और अभी आदमी और औरत दोनों को भी डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। जिस औरत को लग रहा था उसकी पति सही नहीं है तो उसको छोड़ सकते थे, उसी तरीके से वुमेन्स को भी, अब पति को भी। सो वुमेन को जॉब के लिए ट्रेनिंग ले सकता है और अपना खुद का स्मॉल बिजनेस वगैरह कर सकते थे। लेकिन रेन ऑफ टेरर के समय पे, रॉबस्पियर के समय पे गवर्नमेंट ने वुमेन पॉलिटिकल सब को बंद करने के लिए कहा। बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उसको हत्या भी किया जाता है उस समय पे। उनका स्ट्रगल, ये वुमेन्स का स्ट्रगल उधर ख़त्म नहीं होता, ये 200 साल तक आगे बढ़ता है। आखिर में जाके 1946 में वुमेन्स की जो फ्रांस की वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिलता है ना। दूसरे एक विषय था स्लेवरी। सो जैकोबिन सरकार ने ये स्लेवरी को ख़त्म करता है फ्रांस में और उसकी कॉलोनी में। इसके पहले तक क्या होता था, एक 3 वे ट्रेड था। ये स्लेवरी का ट्रेड है, 3 रास्ते में चलने वाला एक व्यापार था। उसमें क्या होता था, ये फ्रांस की जो मर्चेंट्स हैं अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका के बड़े चीफ्स वगैरह होते हैं, जो ट्राइबल चीफ्स होते हैं, उससे ये लोग उधर के एबल बॉडी लोगों को खरीदते थे। खरीदने के बाद उसको अमेरिका में बेचते थे, उसको व्यापार करते थे। ये स्लेव्स को कैसे करते थे, स्लेव्स को खरीदने के बाद उसको ब्रांडिंग करते थे। ब्रांडिंग का मतलब एक निशान लगाना, दैट मीन्स गरम लोहे वगैरह गरम करके अपने अपने एक एम्बलम होता है उसको गरम करके इसके शरीर में लगा लेते। उसके बाद उसको चेन वगैरह डाल के उसको शिपों में भर के करीब 3 महीने का सफ़र होते थे अटलांटिक ओशन पार करने के लिए। कैरिबियन आइलैंड्स और अमेरिका जाने के लिए 3 महीने लगते थे। उस ज़माने के बोट शिप्स वगैरह थोड़ा स्लो थे, दैट मीन्स सेलिंग शिप्स थे जो विंड की मदद से जाने वाला। तो इस तरीके का व्यापार चलते, इससे उधर का व्यापारी लोग खूब कमाते थे। तो सरकार का डर लगते थे, ये व्यापारियों को नाराज़ करना नहीं चाहते थे, तो सरकार इस ट्रेड को हटाना नहीं चाहती। 1794 को इसको बैन करता है कन्वेंशन द्वारा, लेकिन नेपोलियन जब वापस आता है इसको री इंट्रोड्यूस करता है। आखिर में ये स्लेवरी फ्रांस से ख़त्म करता है। 1848 में जाके ये ख़त्म होता है, ये स्लेवरी। सो पॉलिटिकल चेंजेस लोगों को पहनावे, उनकी भाषा, इसमें भी परिवर्तन लाता है। तो 1789 में इनके बाद में लोगों की ज़िंदगी में इस तरीके का बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। तो सेंसरशिप हटाए गए थे, इससे लोग पढ़ सकते थे और एक दूसरे से संपर्क में आके आप चर्चा कर सकते थे अलग अलग विषय के ऊपर। बड़े बड़े थिंकर्स की बातों को सुन सकते थे, अनपढ़ लोगों को दूसरे लोग सुनाते थे। ठीक है, अभी आखिर में ये कंक्लूजन में हम देखेंगे
1804 में नेपोलियन राजा बनता है फ्रांस का। इन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करता है। ये बहुत अच्छे काम भी किए थे, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन, समान रूप का वेट और मेजर्स। आपको पहले कहा था एक अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजर्स वेट होते थे, और ये सब हटा के सेम वेट और मेजर्स यूज़ किया। और इसके बाद वो क्या करता है, अपने पड़ोसी राज्यों को कॉन्कर करने के लिए निकल पड़ता है। शुरुआत में उन कंट्री के लोगों ने इसको स्वीकार किया, उन्होंने सोचा ये हमारे को लिबरेट करने के लिए आए हैं। लेकिन बाद में देखा तो ये लिबरेट करने के लिए नहीं आए थे, वो उधर को कॉन्कर करके अपने सगे संबंधियों को उधर के राजा बनाना शुरू कर दिया। तो बाद में लोग इनको एक इन्वर्टर के तौर पे देखा। आखिर में वो सब मिलके इसके खिलाफ युद्ध होता है और इसको हरा दिए जाते हैं वाटरलू के युद्ध में 1815 में। लेकिन बहुत सारे उनकी आइडियाज और मेजर्स, उसका इम्पैक्ट लोगों की जिंदगी में बहुत गहरे थे। सो द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स were the most important legacy of French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा लेगेसी ये है, दुनिया को दिए हुए सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स। और ये शुरुआत में फ्रांस में आया, फ्रांस से यूरोपियन कंट्रीज में आया, इवन इंडिया में भी लोग उसे इंस्पायर था, जैसे टिप्पू सुल्तान है, राजा राम मोहन रॉय है, वो सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लिए हुए लोग हैं। ओके, दैट्स ऑल, इट कंक्लूड्स दिस लेसन। थैंक यू।